Welcome to the Revised History channel. So guys, today we discuss about the chapter or unit Government Budget and the Economy. So गवर्नमेंट बजट के बारे में हम डिस्कस करेंगे जिसका वेटेज है हमारा 6 मार्क का, और इसी के वेटेज के कारण ही इसको हम मेन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट बजट में क्या है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात, गवर्नमेंट बजट मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स एंड कंपोनेंट्स, क्लासिफिकेशन, रिसिप्ट, revenue receipt and capital receipt, classification of expenditure, revenue expenditure and capital expenditure, balanced surplus deficit budget, measures of government deficit। ये मेन जो टॉपिक्स है इस चैप्टर में है। सबसे पहले बात करते हैं गवर्नमेंट बजट की। इट इज अ रिकॉर्डेड एस्टिमेटेड रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ओवर द फाइनेंशियल ईयर। देखो, सबसे पहले बजट की अगर बात करें तो जैसे कि आप अगर अपने घर पे हो तो घर में भी 1 मंथ का आप बजट बनाते होंगे कि हमें, या आप कहीं पे भी रह रहे हो तो आप बनाते होंगे कि हमें मंथ का या ईयर का या डे का आप बजट बनाते होंगे कि आज इस टाइम पे हमें इतने टाइम में इतना पैसा खर्च करना है और कितना पैसा किसको अलॉट करना है। तो वैसे ही गवर्नमेंट जो होती है, गवर्नमेंट काम करती है पूरे कंट्री के लिए। तो पूरे कंट्री में ये जो एक बजट बनाया जाता है उसे हम बोलते हैं गवर्नमेंट बजट। ठीक है, इसको ऐसे समझो। सबसे पहला बात है, ये जो गवर्नमेंट बजट है जो पेश किया जाता है फरवरी में, और उसमें डिस्कशन होता है, और 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक के ये रहता है। ठीक है, वन फाइनेंशियल ईयर इसी को हम बोलते हैं। नेक्स्ट बात करें ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों लाया जाता है गवर्नमेंट बजट। तो सबसे पहले बात करते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। जैसे कि इनकम जितनी भी हो रही है गवर्नमेंट की, उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे कितने को कहाँ पेमेंट बांटना है, उसके लिए लाया जाता है गवर्नमेंट बजट। जैसे कि मान लो इनकम हुई है बहुत सारी गवर्नमेंट को 10,000, ठीक है, सपोज करो, ठीक है, 10,000 करोड़ हो सकता है ना। तो इतनी इनकम हुई है, अब इस इनकम को किस किस को अलॉट करना है या किस सेक्टर को कितना देना है। अब गवर्नमेंट और भी क्या काम करती है, गवर्नमेंट काम करती है डेवलपमेंट का। तो डेवलपमेंट में कितनी जाना चाहिए, एजुकेशन में कितनी जाना चाहिए, इसके लिए रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ के लिए काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट रिलोकेशन एंड शिफ्टिंग ऑफ रिसोर्सेस। अब रिसोर्सेज जो है गवर्नमेंट के पास, उसको कैसे कितने को शिफ्ट करना है या कितनी किसी को रिसोर्सेज देना है, इसके लिए भी गवर्नमेंट बजट की जरूरत होती है। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों चीजें काम होती है गवर्नमेंट बजट में। क्या होता है, इनकम भी होती है और दूसरा है एक्सपेंडिचर भी होता है। गवर्नमेंट बजट की हम जब बात करेंगे तो इनकम और एक्सपेंडिचर है, तो एक्सपेंडिचर में क्या होगा, रिसोर्सेज का भी रिलोकेशन होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आए, इसके लिए भी हमें गवर्नमेंट बजट की जरूरत होती है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट के पास इनकम भी होना चाहिए, और इनकम होगी तभी क्या करेगा, वो उसको खर्च कर पाएगा या उसका एक्सपेंडिचर कर पाएगा। इसके लिए भी हमें क्या चाहिए, गवर्नमेंट बजट की जरूरत होती है। ठीक है, इसको आप बहुत अच्छे से लिख दोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम मैनेजमेंट एंड ग्रोथ ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस का मैनेजमेंट और उसकी ग्रोथ के लिए भी क्या किया जाता है, हमें बजट इंट्रोड्यूस किया जाता है। लाइक जैसे कि आपके पास रेलवेज है, एनटीपीसी है ना, ओएनजीसी है, इसके बाद आईओएल है। तो ये सारी किसकी कंपनीज है, ये गवर्नमेंट की कंपनी। अब गवर्नमेंट को, कंपनी को कितना पैसा वहां से हम इनकम होगी, जनरेट होगी उससे, और उस पर कितना इन्वेस्टमेंट और करना है। जैसे कि आपके पास एक फॉर्म है, एक फॉर्म में आपको कितना इनकम होना है उससे, और कितना आप उस पर और एक्सपेंडिचर करोगे, नई चीजें को लाओगे। तो इसको भी बताने के लिए क्या किसकी जरूरत होती है, गवर्नमेंट बजट की, क्योंकि ये गवर्नमेंट की कंपनी है। ठीक है, रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। किसी कंट्री का रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी जरूरत होती है किसकी, गवर्नमेंट बजट की। अब किसी भी कंट्री को डेवलप करने के लिए क्या चाहिए वहां पे, सबसे पहली बात तो चाहिए क्या, पैसा, मनी। ठीक है, इनकम। अब मनी होगा तो मनी अगर आपके पास हो जाए तो सिर्फ उसी के बेस पे आप डेवलपमेंट तो नहीं कर सकते। अब मनी को कहाँ एक्सपेंडिचर करना है या कहाँ इन्वेस्ट करना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, राइट। तो इसीलिए भी हमें बजट की हमें जरूरत पड़ती है ना। तो रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या करेंगे, एजुकेशन पे कितना खर्च करना है, स्किल पे, है ना, स्किल डेवलपमेंट पे, ट्रेनिंग पे, हेल्थ पे, रिसर्च पे, डेवलपमेंट पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पे, इन सब पे कितना कैसे खर्च करना है, ये भी हमें बताता क्या है, कौन है, गवर्नमेंट बजट। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ बजट, दो कंपोनेंट है मेनली, कौन कौन से, रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। ठीक है, ये कंपोनेंट है। अब रेवेन्यू बजट में क्या क्या आ जाएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो, इसको, इस चार्ट को आपको समझना होगा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जैसे कि यहाँ पे बजट है, ठीक है ना, बजट होगी, या तो यहाँ पे क्या होगा, रिसिप्ट होंगी। रिसिप्ट का मतलब क्या होता है, यहाँ रिसिप्ट का मतलब है, यहाँ पे रिसिप्ट का मतलब है इनकम होगी, और दूसरा होगा एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, एक्सपेंडिचर होगा। अब यहाँ पे कौन कौन से रिसिप्ट आ जाएंगे, कौन कौन से एक्सपेंडिचर आ जाएंगे, तो देखो,
रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट आ जाएगी, ठीक है, इसमें आ जाएगी रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट। और एक्सपेंडिचर की बात करें तो कौन कौन सा एक्सपेंडिचर आ जाएंगे? पहला आएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा आ जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो मतलब आपका क्या हो जाएगा? कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, यही है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करें तो इनमें डिफरेंस क्या है रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट में? रेवेन्यू बजट विज नाइदर इंक्रीज लाइबिलिटीज और डिक्रीज इन एसेट, ठीक है। ये किसी भी प्रकार की लाइबिलिटी, अब आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे जो इसमें आपको ये बताना पड़ेगा, ठीक है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट जो होती है विच नाइदर इंक्रीज लाइबिलिटीज और डिक्रीज एसेट, ना ही एसेट में किसी डिक्रीज होगा और ना ही कोई लाइबिलिटी क्रिएट होगी। लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? लोन्स, क्या हम फॉरेन लोन्स लेते हैं वो क्रिएट नहीं होगा, और दूसरा डिक्रीज भी नहीं होगा किसी भी एसेट्स में, ठीक है। तो वो क्या होगा? वो कहलाएगा आपका रेवेन्यू बजट। कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाए। कैपिटल रिसिप्ट की बात करें विच आइदर इंक्रीज इन लाइबिलिटीज और डिक्रीज इन एसेट, या तो यहाँ पे कैपिटल रिसिप्ट का मतलब क्या है? हमने इनकम कमाई है, या फिर रिसिप्ट का मतलब क्या बताया मैंने आपको कि हमें इनकम आई है या फिर पैसा आया। तो अब यहाँ पे क्या हुआ? आइदर इंक्रीज लाइबिलिटीज और डिक्रीज इन एसेट। या तो इंक्रीज इन लाइबिलिटीज का मतलब है या तो हम लोन लेके ये पैसा ले रहे हैं, या तो फिर हम हमारी कंपनीज को बेच के ये पैसा ले रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करें, देखो यहाँ पे दिया हुआ है टैक्स रिसिप्ट, इनकम टैक्स। अगर रेवेन्यू रिसिप्ट की बात करें, इनकम टैक्स भी रेवेन्यू रिसिप्ट है, सेल्स टैक्स, एक्साइज टैक्स, है ना, नॉन टैक्स रिसिप्ट, फीस, फाइन्स, लाइसेंस, है ना, परमिट्स, एससीट्स। एससीट्स क्या होती है? किसी की जो संपत्ति है वो बच जाती है, अगर उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं होता है, तब वो बचा हुआ पार्ट जो होता है कहलाता है वो एसचीट्स कहलाती है। मतलब कि बचा हुआ जो संपत्ति है वो गवर्नमेंट के नाम पे हो जाती है और उसे हम एसचीट कहते हैं, ठीक है। इनकम, प्रॉफिट, पब्लिक एंटरप्राइजेस, गिफ्ट्स, है ना, गिफ्ट मतलब कोई भी गवर्नमेंट को गिफ्ट देता है वो भी आ जाएगा, है ना। तो ये सारे किस में आ जाएंगे? रेवेन्यू रिसिप्ट में आ जाएंगे। कैपिटल रिसिप्ट में क्या आएगा? रिकवरी ऑफ लोन्स, है ना, डिक्रीज इन एसेट्स हो जाएगा, ठीक है। अब रिकवरी लोन की, अगर किसी देश ने हमें लोन का, हमने किसी देश को लोन दिया था और उसने हमें रिटर्न कर दिया, तो वो भी किस में आ जाएगा? कैपिटल रिसिप्ट में आ जाएगा। डिक्रीज इन एसेट्स, एसेट था हमारा वो लोन, ठीक है। और डिसइन्वेस्टमेंट भी किस में आ जाएगा? कैपिटल रिसिप्ट में। जैसे कि आपके पास एक फॉर्म थी, जैसे कि मान लो रेलवे है, रेलवे को गवर्नमेंट ने बेच दिया तो वो किस में आ जाएगा? और उसका कुछ प्राइवेट को बेच दिया, प्राइवेट ने गवर्नमेंट को पैसा दिया, तो डिसइन्वेस्टमेंट हो गया, तो वो भी किस में आ जाएगा? कैपिटल रिसिप्ट में आ जाएगा। लोन और बोरोविंग फ्रॉम पब्लिक, ठीक है, अब पब्लिक से, आरबीआई से लोन लेना, ये भी किस में आ जाएगा? कैपिटल रिसिप्ट में आ जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होगा? विच नाइदर डिक्रीज लाइबिलिटीज और इंक्रीज इन एसेट्स, या तो ये तो ना किसी प्रकार का लाइबिलिटी को डिक्रीज करता है। लाइबिलिटी को डिक्रीज करना का मतलब है हमने किसी प्रकार का लोन लिया है तो उसको हम रिटर्न भी नहीं करते हैं इसमें, और ना ही नॉर इंक्रीज एसेट्स, ना हमने किसी एसेट को बिल्ड करते। एसेट का मतलब क्या होता है? या तो मशीन खरीद लो, या फॉर्म बना लो, या रोड बना लो। ये एसेट भी हम क्या कर नहीं कर रहे हैं, ना ही एसेट को बना रहे हैं और ना ही हम क्या कर रहे हैं, किसी प्रकार का लोन की रिपेमेंट कर रहे हैं। तो वो किस में आ जाएगा? हमारे आ जाएगा रेवेन्यू रिसिप्ट में। अब इसके एग्जांपल, ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप। अब ओल्ड एज पेंशन जो मिलती है उसके बदले क्या कुछ मिला हुआ है? मतलब गवर्नमेंट को कुछ सेवा, सर्विस है वो मिली? नहीं। स्कॉलरशिप के बदले गवर्नमेंट को कोई सर्विस मिली? नहीं। डायरेक्ट आपको स्कॉलरशिप मिल गई। इंटरेस्ट पेमेंट, इसके बदले कुछ मिला गवर्नमेंट को? नहीं, बस पैसा आपके पास रखा हुआ था। सैलरीज जितनी भी जाएंगी, ठीक है, सब्सिडीज जितनी भी जाएंगी, एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस जितना भी जाएगा, ये भी एक याद रखना, एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस हम करते हैं तो वो तो हमारे पास एसेट हो जाएगा, ऐसा माना जाता है। जैसे कि हमने टैंक खरीदा, नहीं, लेकिन वो क्या होगा कि वो जो टैंक खरीदा है या मशीन गन वगैरह खरीदी है डिफेंस में, तो वो सारे कुछ समय के लिए ही होते हैं। तो ये किसी भी प्रकार की एसेट्स को इंक्रीज नहीं करता है, ठीक है। और इसीलिए एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस भी किस में आएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा। गिफ्ट एंड ग्रांट्स बाय द गवर्नमेंट एंड एडीसी, तो गवर्नमेंट के द्वारा जो दिया हुआ ग्रांट्स है वो भी किस में आएगा? आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की। विच आइदर डिक्रीज लाइबिलिटी, ठीक है, या तो डिक्रीज करेंगे लाइबिलिटीज में। डिक्रीज करेंगे लाइबिलिटीज का मतलब क्या है? लोन की हम रिपेमेंट कर दे, जैसे कि हमने यूएसए से लोन लिया फॉर एग्जांपल, और यूएसए को हम लोन का रिटर्न कर दे पूरा, तो क्या हुआ? डिक्रीज इन लाइबिलिटीज हो गया। और इंक्रीज इन एसेट, अब इंक्रीज इन एसेट का मतलब क्या होगा? या तो हम कोई क्या बना ले, कंपनी बना ले, या कोई फॉर्म बना ले, है ना, रोड बिल्ड कर ले, हॉस्पिटल बना दे। तो यहाँ पे क्या हुआ? डैम बना दे, है ना। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? इतनी सारी चीजें की है, तो क्या होगा? एसेट बना हमारा। तो ये क्या होगा? ये सारे क्या के पार्ट आ जाएंगे हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर के। एक्सपेंडिचर मतलब खर्च करना, ठीक है। अब परचेज, ठीक है, ऑफ बिल्डिंग, लैंड, मशीनरीज, शेयर्स, इटीसी।
कॉज इंक्रीज इन एसेट। ठीक है, अब शेयर्स की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो होता है, राष्ट्रपति सब जो हमारे प्रेसिडेंट है, उनके पास सबसे ज्यादा शेयर्स है। ठीक है, ओवरऑल द इंडिया के। ठीक है, अब लोन्स बाय सेंट्रल बैंक, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट, जितने भी लोन्स है टू स्टेट गवर्नमेंट, है ना, तो ये क्या हो रहा है, इंक्रीज एसेट्स हो रहे हैं। अब लोन जितने भी देंगे ना, वो भी हमारे क्या हो रहा है, एसेट्स इंक्रीज कर रहे हैं। चाहे वो किसी को भी हम लोन दे तो वो क्या क्या है, एसेट्स इंक्रीज कर रहे हैं। रीपेमेंट ऑफ लोन, जैसे कि मैंने आपको बताया, यूएसए से लोन लिया था हमने और उसको रिटर्न कर दिया तो रीपेमेंट कर दिया, तो ये सब किसका पार्ट आ जाएंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट आ जाएगा। ठीक है फाइन। तो ये चारों चीजें आप अगर अच्छे से समझ गए तो ये चैप्टर आपका एंड है, इसके अलावा इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक, अब देखो बाकी सारी चीजें क्या है, बैलेंस, सरप्लस एंड डेफिसिट बजट। अब बैलेंस कैसा होगा, सरप्लस कैसा होगा, डेफिसिट कैसा होगा, इसको अगर समझने के लिए सबसे पहली बात, अगर आपका एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू या फिर रिसिप्ट बराबर है तो बैलेंस है। सरप्लस में क्या होगा, जो आपका रिसिप्ट है वो क्या है, ज्यादा है रिसिप्ट, और जो एक्सपेंडिचर है वो कम है, तो सरप्लस हो जाएगा। डेफिसिट क्या होगा, जब आपका क्या होगा, जो रेवेन्यू है कम है और एक्सपेंडिचर ज्यादा है, तो डेफिसिट हो जाएगा। ये तो सिंपल आप लैंग्वेज में आप समझ सकते हो। ठीक है, तो यही सारी चीजें लिखी हुई है। बैलेंस बजट इज दैट बजट विच द गवर्नमेंट रिसिप्ट्स आर इक्वल टू द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, गवर्नमेंट रिसिप्ट्स आर इक्वल टू द एक्सपेंडिचर, दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट बात करें हम सरप्लस बजट की। मैंने अभी बताया सरप्लस बजट क्या होगा, जहां पे रिसिप्ट इज ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर, मतलब रिसिप्ट ज्यादा है आपकी और एक्सपेंडिचर कम है। दिस इज अ बजट इन विच गवर्नमेंट रिसिप्ट इज ग्रेटर देन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं डेफिसिट बजट क्या होगा, जहां पे आपका रिसिप्ट जो होंगी वो लेस होंगी किससे, एक्सपेंडिचर से। दिस इज अ बजट इन विच गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या है, ग्रेटर है देन गवर्नमेंट रिसिप्ट। डेफिसिट बजट इज यूजफुल सुटेबल व्हेन इकोनॉमी इज फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ डिफ्लेशन। ठीक है, ये सारी चीजें। अब बजट डेफिसिट की बात करते हैं तो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो बजट एक्सपेंडिचर, ठीक है, बजट एक्सपेंडिचर यहाँ लिखा हुआ बजट एक्सपेंडिचर माइनस बजट रिसिप्ट कर देते हैं। ठीक है, अब रेवेन्यू डेफिसिट की बात करें, अब बजट एक्सपेंडिचर की बात करें तो क्या क्या इंक्लूड होगा, इसमें दो चीजें इंक्लूड होगी, क्या क्या इंक्लूड होगा, देखो अब बताओ। एक्सपेंडिचर वाले दोनों कंपोनेंट इसमें इंक्लूड होंगे, कौन कौन से, सबसे पहला कौन सा था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। यहाँ पे बजट एक्सपेंडिचर में, बजट रिसिप्ट में क्या हो जाएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगा। ये दोनों चीजें बजट रिसिप्ट में। ठीक है, तो रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट यहाँ पे हो जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर यहाँ हो जाएगा। अब रेवेन्यू डेफिसिट की बात करें तो रेवेन्यू डेफिसिट कैसे निकालेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, वैसे ही फिजिकल डेफिसिट की बात करते हैं तो फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, बजट एक्सपेंडिचर में दो चीजें इंक्लूड है, क्या है, बजट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस क्या इंक्लूड है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये दोनों चीजें इंक्लूडेड है किसमें, बजट एक्सपेंडिचर में। अब फिजिकल डेफिसिट वाला बहुत बार क्वेश्चन आता है कि फिजिकल डेफिसिट इक्वल्स टू व्हाट, फिजिकल डेफिसिट इक्वल्स टू बजट एक्सपेंडिचर माइनस बजट रिसिप्ट अदर देन बोरोविंग्स। बजट रिसिप्ट, सारी बजट रिसिप्ट को इंक्लूड कर दिया, अदर देन द बोरोविंग्स, बोरोविंग्स का मतलब यहाँ पे कैसे है, लोन से, लोन के अलावा जितनी भी चीजें हैं वो सारे इसमें होंगे। जैसे कि क्या बात करें हम करें रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट माइनस इसमें से कर देंगे लोन या बोरोविंग्स, है ना। ठीक है, बोरोविंग जितनी भी है उसको माइनस कर देंगे, बस बोरोविंग मतलब जितने भी लोन्स है उनको माइनस कर देंगे, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा, माइनस है बीच में, फिजिकल डेफिसिट। देखो, हाँ, अदर देन द बोरोविंग्स। ठीक है, अब इसके बाद देखो प्राइमरी डेफिसिट हम डायरेक्ट देखते हैं। प्राइमरी डेफिसिट क्या है, फिजिकल डेफिसिट, ये जो हमने निकाला फिजिकल डेफिसिट, उसके अलावा माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, जितने भी हम लोन की इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं उसको भी माइनस कर दिया, तो हमारा क्या निकल गया, प्राइमरी डेफिसिट, जो एक्चुअल में डेफिसिट हुआ है। अब इंटरेस्ट का मतलब क्या है, हमने किसी से लोन लिया है फॉर एग्जाम्पल, अब लोन लिया है तो लोन के साथ क्या 1000 का लोन लिया तो 1000 तो मैं रिटर्न नहीं करने होंगे, इसके ऊपर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट होगा। अब उस इंटरेस्ट का जो रिपेमेंट है उसको भी इसमें से क्या कर दिया, माइनस कर दिया। पहले लोन को तो हटा ही दिया था, अब उसमें से इंटरेस्ट को भी हटा दिया, इंटरेस्ट के रिपेमेंट को, तो वो कहलाएगा क्या, प्राइमरी डेफिसिट, है ना। अब नेक्स्ट आ जाता है, पहले हम इसको एक क्वेश्चन जो आता है फिजिकल डेफिसिट का, उसमें ये आता है कि फिजिकल डेफिसिट जो होता है वो क्या होता है ना। तो इसमें फिजिकल डेफिसिट से अगर हम जो कैपिटल जो सॉरी
फिजिकल डेफिसिट से हम अगर बजट डेफिसिट को माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा, तो वो आएगा हमारा बोरोविंग्स आ जाएंगे, है ना। एक क्वेश्चन आता है, अभी हम कराएंगे वो क्वेश्चन, है ना। ठीक है, तो ये 3 डेफिसिट आपको बता दिए, कौन कौन से, रेवेन्यू डेफिसिट बता दिया, फिजिकल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट बता दिया, है ना। अब डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। डायरेक्ट टैक्स होता है जो डायरेक्ट पब्लिक पे लगता है, जैसे कि इनकम टैक्स हो गया, है ना, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, डीटीसी। और इनडायरेक्ट टैक्स, द बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स कैन बी ट्रांसफर टू द अनदर पर्सन, किसी अनदर पर्सन पे ट्रांसफर कर सकता है, जैसे कि जीएसटी हो गया, है ना। जीएसटी क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, कोई सर्विस ली हमने, वो हमारे ऊपर आ जाएंगे टैक्स, दूसरे पे ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, एक्साइज ड्यूटी इटीसी, ठीक है। ये सारा हो जाएगा आपके चैप्टर में। मेन चीजें 3 है, ये आपका फिजिकल डेफिसिट, है ना, प्राइमरी डेफिसिट, इसका फॉर्मूला अच्छे से देखना, और रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला आपको अच्छे से देखना। इसके क्वेश्चंस जो है वो सिंपल डायरेक्ट आते हैं, है ना। और एक्सप्लेन द हाउ इकोनॉमी स्टेबलाइजेशन ऑब्जेक्टिव कैन बी फुलफिल्ड थ्रू द गवर्नमेंट बजट, ठीक है, गवर्नमेंट बजट के थ्रू हमारा जो इकोनॉमी का स्टेबलाइजेशन कैसे होगा, ये आएगा क्वेश्चन, ठीक है। और जैसे कि आ गया, tax rate on higher income group have been increased, which economic value does reflect, explain, ठीक है, this reduced the, ठीक है, ये आप उसके पूरा आंसर क्या लिख सकते हो, ये इस टाइप का, ठीक है, ये, है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्राइमरी डेफिसिट इन ए गवर्नमेंट बजट इज, अब देखो यहाँ पे क्या है, एमसीक्यू है, प्राइमरी डेफिसिट इन गवर्नमेंट बजट क्या होगा, प्राइमरी डेफिसिट फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ फॉर्मूले थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। डायरेक्ट टैक्स इज कॉल्ड डायरेक्ट बिकॉज इट इज कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम व्हाट, इट इज कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द डी इनकम अर्नर्स, ठीक है। हाँ, बोरोविंग इन गवर्नमेंट बजट इज, बोरोविंग क्या है, बोरोविंग क्या है गवर्नमेंट बजट में, तो वो जो फिजिकल डेफिसिट है वही क्या होगा, आपका बोरोविंग हो, यही क्वेश्चन बोल रहा था मैं। तो फिजिकल डेफिसिट है आपका, वही आपका बोरोविंग है। अगर देखो, जैसे कि इसको समझने के लिए क्या करेंगे, जैसे कि मान लो आपके पास 100 रुपीज की इनकम हुई, और आपने खर्च कर दिया कितना, 120, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर आपने कैसे कर दिया 120 का, इनकम तो आपकी कितनी है, इतनी है ना, और एक्सपेंडिचर 120 का कैसे कर दिया, यही वाली बात है। तो ये जो है, अब ये 100 में हम कैसे कैसे इसको 120 करेंगे, तभी हमारा बजट इक्वल होगा, राइट। तो इसको 120 करने के लिए हम क्या करते हैं, 20 रुपीज की क्या करते हैं, बोरोविंग लेते हैं, लोन लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब इस बोरोविंग को हटा के क्या बताया था फिजिकल डेफिसिट का फॉर्मूला, कि बोरोविंग को हटा के तो एक्सपेंडिचर टोटल, है ना, टोटल एक्सपेंडिचर है 120, है ना, 120 माइनस, अब बोरोविंग को हटा देंगे तो ये 100 होगा, ठीक है। तो ये कितना होगा, 20। तो ये 20 जो है यही हमारी क्या हो जाएगी, बोरोविंग हो जाएगी, राइट। तो यही होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे, बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस दिए हैं, जैसे कि है द गवर्नमेंट डिसाइड टू गिव बजटरी इंसेंटिव टू इन्वेस्टर फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट एंड बैकवर्ड रीजन, एक्सप्लेन दिस पॉसिबल इंसेंटिव एंड द रीजन फॉर द सेम, ठीक है। आपको इसको एक्सप्लेन करना है, इससे सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा नहीं आते, बस आपको फॉर्मूले प्रॉपर याद रखना चाहिए। अब देखो, जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ, रेवेन्यू डेफिसिट फिजिकल डेफिसिट निकालने के लिए बोल दिया, आपको ये सारी चीजें दी हुई है ना, तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है, 6 मार्क के लिए डायरेक्टली पूछ लिया था यहाँ, है ना। अब यहाँ पे 2023 के जो कुछ क्वेश्चन है वो है ना, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट द प्राइमरी डेफिसिट को कैलकुलेट करना है, ये देखो। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, राइट। तो आपको इसके लिए भी प्रिपेयर होना पड़ेगा कि कैसे आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके गिवन है, एक दो क्वेश्चंस में मैं रुक गया हूँ, उस पर आप स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। सैम्पल पेपर है 2023-24 का, जिसमें भी आपको कुछ क्वेश्चंस आपको दिख जाएंगे। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फिजिकल डेफिसिट प्राइमरी डेफिसिट, है ना। तो यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करोगे आप, 50% रेवेन्यू रिसिप्ट है, अब इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, तो ये सारी चीजें हैं, तो इसको भी अंडरस्टैंड करते हुए आपको चलना है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो, उस डाउट को क्लियर किया जाएगा, है ना। और अगर कोई प्रॉब्लम हो इसका, अगर आपको जो पीडीएफ है वो चाहिए हो, तो आप नीचे कमेंट करिए, लाइक करिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ।